हेलो स्टूडेंट्स, अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो रहेगी, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो उससे जो स्पीसीज बनेगी वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है यहाँ पर। अब ये कहा जाता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में लो आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड बनाने में मदद करती है, हेल्प करती है, आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो कैसे होता है उसका एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम था, सोडियम में 2 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो एक आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये बन जाएगा 2 8 और 0। 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन में ही आ जाएगा। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये क्या रहेगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ये आ जाएगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने की वजह से इसको थोड़ी सी ही ऊर्जा देने पर ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसे इजीली रिमूव हो जाता है और सोडियम प्लस में ये चला जाता है, ये सोडियम प्लस में चला जाएगा। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए कि आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद मिलती है, आसानी से वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है वो स्पीसीज। तो फर्स्ट फैक्टर ये अपन ने पढ़ लिया लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का। सेकंड फैक्टर अपन देखते हैं इसमें। सेकंड फैक्टर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको अपन बोलते हैं EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि कोई भी जो एटम रहता है या कोई भी गैसियस एटम जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो उस एक्सेप्ट करने में जो इलेक्ट्रॉन, जब किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है या देनी पड़ती है, कभी रिलीज होती है कभी देनी भी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं अपन EGE। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ एनर्जी निकलेगी इसमें। तो इसमें एनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब यहाँ एनायन अपन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनती है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? ये मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फेवर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फेवर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ये फेवर करेगी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब ये किस किस में होती है? जैसे मैं बात करूँ हेलोजन वाला जो ग्रुप रहता है पीरियोडिक टेबल में, हेलोजन जो ग्रुप है इस पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इसका मतलब इनमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड किया जा सकता है। जैसे क्लोरीन ले लेते हैं अपन, 2 8 और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है अपने को, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये Cn नेगेटिव में चला जाएगा, 2 8 और 8।
अब यहाँ पर 7 थे और ये 8 हो गए, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आया, और यहाँ ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में ये चला जाता है। तो जब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है तो स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाती है। तो स्टेबल होने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाता हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव बोली जाती है, और ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करती है। आसानी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे एलिमेंट्स में हो सकता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फैक्टर अपन ने देख लिया है, मोर नेगेटिव ये होनी चाहिए। थर्ड अब फैक्टर की अपन बात करते हैं, इसको डालो आप। थर्ड अपन पढ़ेंगे इसमें थर्ड फैक्टर अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर लेटिस एंथैल्पी। थर्ड फैक्टर क्या रहेगा, लेटिस एंथैल्पी। और ये इसमें दो फैक्टर काम करते हैं, एक साइज ऑफ आयंस और एक चार्ज ऑफ आयंस। तो पहले अपन साइज ऑफ आयंस देखेंगे। यहाँ ये कहा जाता है कि स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर एनायन, एंड बिगर कैटायन stabilized by bigger anion। यहाँ ये चीज कही जाती है। तो जैसे साइज जो कैटायन की है वो साइज भी बड़ी होनी चाहिए कैटायन की, अगर कैटायन बड़ा है तो उसी हिसाब से एनायन भी बड़ा होना चाहिए। जैसे ये कैटायन है तो एनायन इसकी साइज का होना चाहिए, ये दोनों लगभग सेम साइज के होने चाहिए, इनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। और अगर जैसे कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो इनके अंदर इनके बीच जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं इनके अंदर। अगर होगा तो वो वीक आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा और इनको अपन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। इनकी साइज क्या है, लगभग सेम होनी चाहिए या ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए साइज के अंदर कैटायन और एनायन की। तो बड़ी साइज का कैटायन है तो बड़ी साइज का ही एनायन होगा, तो जैसे बड़ी साइज का एनायन है तो बड़ी साइज का ही कैटायन अपन लेंगे यहाँ पर जब आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि लेटिस एंथैल्पी मतलब लेटिस एंथैल्पी चालक ऊर्जा क्या होती है कि सेम साइज के एटम्स एक दूसरे में अच्छे से फिट हो सकते हैं, और छोटी साइज का बड़ी साइज में फिट आसानी से नहीं होगा, इसलिए साइज लगभग सेम होनी चाहिए। जैसे अपने पास एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एक LiCl और एक NaCl। अब Li स्मॉल साइज है, लिथियम क्या है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, कैटायन है, और इसकी साइज क्या है, स्मॉल है। और ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, और साइज क्या है, बिग है, बिग साइज है इसकी। तो
स्मॉल और बिग के अंदर ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो आसानी से नहीं होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये कैटायन है, Na क्या है, कैटायन है, और ये Cl एनायन है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और दोनों की साइज लगभग सेम है। सोडियम 11 पे आता है और ये 17 पे आता है, तो लगभग ये दोनों सेम साइज के हैं एक तरह से। और यहाँ पर ये 3 पे आता है और ये 17 पे आता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया साइज का। तो इनमें साइज की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ आसानी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस में होगा, NaCl के अंदर। साइज ऑफ आयंस ये डिपेंड करता है, स्मॉल के टाइम तो स्मॉल एनायन होना चाहिए, या बिगर के टाइम तो बिगर एनायन होना चाहिए। उतार लो इसको। अब अपन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस बी जो है चार्ज ऑन आयंस, आयन पे चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए, आयन पे चार्ज देखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि जिस पे चार्ज ज़्यादा है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उस पे आयनिक बॉन्ड आसानी से बनेगा, वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हायर द चार्ज ऑन आयंस, तो हायर द लेटिस एंथैल्पी, हायर लेटिस एंथैल्पी। चार्ज ज़्यादा होने पर उस पर लेटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी, तो उसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से होगा, या आयनिक बॉन्ड के फेवर में वो काम करेगा। फेवर ये लिख सकते हैं अपन, फेवर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल ले लिया और एक MgCl2 का एग्जांपल ले लिया। अब NaCl और MgCl2 में साइज लगभग सेम है, दोनों में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका होगा या अच्छा आयनिक बॉन्ड किसका माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है। सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और यहाँ -1 चार्ज अपन बोल सकते हैं, और एक क्लोरीन पे -1 है, तो 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ +1 चार्ज और यहाँ +2 चार्ज, तो चार्ज ज़्यादा किस पे, मैग्नीशियम पे चार्ज ज़्यादा है, तो आयनिक बॉन्ड जो अच्छा बनेगा वो बनेगा MgCl2 के अंदर। मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा NaCl की अपेक्षा। तो हायर चार्ज तो लेटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा निकलेगी और उससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अच्छे से हो पाएगा। तो ये अपन ने आयनिक बॉन्ड के फेवर में तीनों जो टॉपिक थे वो देख लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होना चाहिए, मोर नेगेटिव होना चाहिए, और लेटिस एंथैल्पी में अपन ने 2 फैक्टर देख लिए थे, साइज का और चार्ज का। तो आज अपन ने ये चीज़ें इसमें कवर करी है। नेक्स्ट अपन इसमें और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का करेंगे स्टडी उसमें आगे। थैंक यू।